एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। और जैसा कि आप जानते हैं कि सिर्फ 6 दिन बचे हैं आपके केवीएस के एग्ज़ाम के लिए, और ये 6 दिन जो हैं यहाँ पर आप मोस्टली रिवीजन ही कर रहे हैं, तो उस रिवीजन में ही आपको शायद थोड़ी सी और हेल्प करेंगे ये क्वेश्चंस। तो यहाँ पर भी 20 क्वेश्चंस हैं जो कि प्रैक्टिस सेट से आए हुए हैं। ये 20 क्वेश्चन जो है वेरियस टॉपिक से हैं, और इनमें जो क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक हैं जिनको अभी आप पे बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है, या फिर अपने रिवीजन को उनको थोड़ा-सा और ध्यान देने की ज़रूरत है। सो जो क्वेश्चन है वो है, डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट इन स्टमक हेल्प्स टू डाइजेस्ट। तो जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़नी है। एनाटॉमी फिजियोलॉजी और हेल्थ एजुकेशन 2 ऐसे टॉपिक हैं जिनको अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो आप कहीं न कहीं 30 से 40% स्कोर कर लेंगे। तो डाइजेस्टिव जूसेस जो आपके प्रेजेंट है स्टमक में, वो होते हैं पेप्सिन। तो पेप्सिन जो है वो काम करता है प्रोटीन के डाइजेशन का, इसलिए जो आंसर है वो हो जाएगा प्रोटीन। और आप यहाँ पर क्वेश्चन देखें तो आपको कुछ ना कुछ डी ट्रिपल एस पी जैसे क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पर ओनली और एंड वाली चीज लिखी है। यानी यहाँ पर ऑप्शंस जो है थोड़े से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है जब आप इन ऑप्शंस को पढ़ रहे हो। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ होता है? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन जो है वो आपके सलाइवा, यानी जो सलाइवा सिक्रीट होता है जिसमें सेलिवरी अमाइलेज पाया जाता है, वहां से शुरू हो जाता है। और फैट्स की बात करें तो फैट्स का जो डाइजेशन है वो होता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम से पढ़नी है। आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन से ग्लैंड्स हैं, और जो आपका सेलिवरी ग्लैंड है कितने ग्लैंड होते हैं, पेयर कितने होते हैं, नंबर ऑफ ग्लैंड्स कितने होते हैं, कौन सा अमाइलेज किसका ब्रेकडाउन करता है, फिर आपका कार्डियक स्पिंक्टर कहाँ पाया जाता है, पाइलोरिक स्पिंक्टर कहाँ पे पाया जाता है, साथ ही आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में कितने सेक्शन हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में कितने सेक्शंस हैं। ये सब जो चीजें हैं आपके नोट्स में हैं, और इनको आप ध्यान से पढ़िएगा ताकि आपको एग्जाम के टाइम इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन एंड द टाइप ऑफ मोटिवेशन। मतलब इसका यह है कि आपका मोटिवेशन 2 तरह के हमने पढ़े हैं जो कि होते हैं इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब ऐसा मोटिवेशन जो आपके खुद से आता है, जिसके लिए आप अपनी खुद की आपकी माइंडसेट या फिर खुद की आपकी सोच या फिर कोई ऐसी चीज जिसकी वजह से आपके अंदर वो अभिप्रेरणा आई हो, उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन हैं। आपने इस बार उम्मीद ये है कि आपको जो भी क्वेश्चंस मिल रहे हैं उसमें ऑप्शंस आपको बहुत ध्यान से ही पढ़ने पड़ेंगे। इसलिए जब आप अपने प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं तो वहां भी बहुत जल्दी में आंसर ना लगाएं, उनको आराम से पढ़ें। तो सबसे पहले लिखा है क्यूरियोसिटी, दूसरा है अप्रिसिएशन फ्रॉम पियर्स, तीसरा है प्रेज ऑफ टीचर, और चौथा है ट्रॉफी इन मैच। तो जो अप्रिसिएशन फ्रॉम पियर्स यानी दोस्तों से जो आपको तारीफें मिल रही हैं वो इंटरेस्टिंग रही, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में आएगा। टीचर से जो प्रेज मिल रहा है वो भी एक्सट्रिंसिक होगा। किसी मैच में मिलने वाली ट्रॉफी जो है वो भी एक्सट्रिंसिक है, लेकिन जो आपकी क्यूरियोसिटी है वो आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन होगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्डियक मसल डिफर फ्रॉम स्केलेटल मसल बाय। तो कार्डियक मसल, अब ये जो आया है ये आया है आपके मसल से। तो मस्कुलर सिस्टम में हमने ये पढ़ना है सबसे पहली चीज कि आपकी कितनी मसल्स होती हैं, क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है। दूसरा आपकी टाइप्स ऑफ मसल या फिर मसल्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप्स क्लासिफाई किया गया है। तीसरा आपको पढ़ना है इनका 3 क्लासिफिकेशन जो है वो है, सबसे पहला कि स्केलेटल मसल क्या होती है, इनको किस और नाम से जाना जाता है। दूसरा आपकी स्मूथ मसल क्या है, उसको किस और नाम से जाना जाता है। और तीसरा आपकी कार्डियक मसल क्या है। ये तीनों चीजें आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है, और ये क्वेश्चंस बहुत बार इवन हर एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं घूम फिर के मिल जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कार्डियक मसल डिफर फ्रॉम स्केलेटल मसल बाय, मतलब जो कार्डियक मसल है वो स्केलेटल मसल से किस तरह अलग है, भिन्न है। तो इट कंटेन्स एक्टिन और मायोसिन। तो कार्डियक मसल में एक्टिन मायोसिन नहीं होते हैं, ये होते हैं स्केलेटल मसल में, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। दूसरा है, इट हैज ऑटोमेटिसिटी एंड कंडक्टिविटी। तो कार्डियक मसल जो है उसमें ही ये फीचर होता है या फिर उसमें ही ये कैरेक्टरिस्टिक होता है, तो इसलिए आपका जो सेकेंड है वो सही हो जाएगा। इट नीड्स कैल्शियम फॉर कॉन्ट्रेक्शन, तो ये भी स्केलेटल मसल के लिए होगा, आपका जो सेकेंड आंसर है वो सही है। तो आप देख सकते हैं कि आपने जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़नी है वो बहुत आराम से ढंग से पढ़नी है। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए
हर जो चीज़ है ऐसा नहीं है कि आपने देखा कि स्केलेटल मसल है तो एक्टिनमाइसिन टिक कर दिया, इस तरह से चीज़ें नहीं करनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द यूज ऑफ रिसाइकल्ड वाटर। ये जो रिसाइकल्ड वाटर है ये आता है आपके इन्वायरमेंट वाले सेक्शन से। तो जो आपको हेल्थ एजुकेशन पढ़ना है, हेल्थ एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन दोनों चीजें आपको पढ़नी है। पिछली बार भी बहुत सारे क्वेश्चन आए थे इन्वायरमेंटल एजुकेशन से और उम्मीद है कि इस बार भी आपको मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो रिसाइकल वाटर है उसका यूज इनमें से किस चीज के लिए नहीं किया जा सकता है। तो सबसे पहला प्रोसेस वाटर फॉर पावर प्लांट्स, रिफाइनरी, मिल एंड फैक्ट्रीज, तो इसके लिए कर सकते हैं। कंक्रीट मिक्सिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, इसके लिए भी यूज कर सकते हैं। फिर है सप्लाइंग आर्टिफिशियल लेक्स एंड आइलैंड और कोस्टल एक्विफायर्स, तो इनके लिए भी हम रिसाइकल वाटर का यूज कर सकते हैं। बट रिसाइकल वाटर जो है वो पीने के पर्पस के लिए यूज नहीं करते हैं। तो जो आपका आंसर है वो थर्ड सही हो जाएगा। और पिछली बार भी आपको ये क्वेश्चंस मिले थे वाटर प्यूरिफिकेशन को लेकर 2018 वाले पेपर में, जहां भी क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो क्लोरीन है वो वाटर के साथ मिलता है तो किस तरह से केमिकल रिएक्शन होता है। तो वाटर प्यूरिफिकेशन पे बेस्ड क्वेश्चन था और ये जो मॉक टेस्ट है इसमें भी उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस निकाल के इसमें दिए गए हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज सजेस्टेड दैट अचीवमेंट मोटिवेशन अमंग इंडिविजुअल्स एंड नेशंस कैन बी डेवलप्ड थ्रू ट्रेनिंग कोर्सेज। एग्जैक्ट लाइन जो है अगर आप देखेंगे मैकलिनन की थ्योरी, तो ये एग्जैक्ट लाइन आपको मिलेगी जो है थ्योरी ऑफ अचीवमेंट मोटिवेशन, जो कि बात करता है अफिलिएशन की, पावर की, नीड ऑफ अफिलिएशन, नीड ऑफ पावर, ये चीजें आपको मिलती है मैकलिनन की थ्योरी में। तो ये जो लाइन है एग्जैक्टली वहीं से कॉपी की गई है, 2018 में भी ये वाला क्वेश्चन आया था। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एफर्ट एंड रिकवरी प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन। तो एफर्ट एंड रिकवरी प्रिंसिपल जो है वो आता है आपका इंटरवल ट्रेनिंग से, क्योंकि यहाँ पर एफर्ट करते हैं फिर रिकवरी देते हैं फिर एफर्ट करते हैं, तो ये इंटरवल ट्रेनिंग मेथड का है और ये आपके स्पोर्ट्स ट्रेनिंग से है। आपको स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में जितने भी ट्रेनिंग मेथड है उसकी इतनी चीज पता होनी चाहिए कि किस ट्रेनिंग मेथड में क्या चीज होती है, किस ट्रेनिंग मेथड से कौन सी चीज डेवलप होती है और किस ट्रेनिंग मेथड को किसने डेवलप किया था। बात करें अगर कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड की, तो इसे किसने डेवलप किया, डॉक्टर आकेन जो है उन्होंने इस ट्रेनिंग मेथड को डेवलप किया था। इसमें आपको डॉक्टर वोल्डमर और ग्रेसलर मिलते हैं और फार्टलिक ट्रेनिंग में आपको गोस्टा होल्मर जो है उनका नाम मिलता है कि जिन्होंने इस ट्रेनिंग को डेवलप किया है। तो किस ट्रेनिंग मेथड को किसने डेवलप किया है और वो ट्रेनिंग मेथड जो है किस पर्टिकुलर फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट को डेवलप करने के लिए यूज किया जाता है, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको हर ट्रेनिंग मेथड के बारे में पता होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्पाइनल इंजरी। ये आता है आपके स्पोर्ट्स इंजरीज वाले पोर्शन से और स्पोर्ट्स इंजरीज में आपको सिर्फ एक क्लासिफिकेशन टेबल ही समझनी है, उसके अलावा आपको और कुछ भी नहीं समझना है। अगर आपको उतनी सी टेबल समझ में आ गई तो आपने सारे के सारे स्पोर्ट्स इंजरीज के जितने भी क्वेश्चन है वो सही लगा के आएंगे। इसमें आपको मिलेगा कौन सी स्पाइनल इंजरी नहीं है। तो फ्रैक्चर जो है ये स्पाइन में होता है, डिसलोकेशन स्पाइन में होता है, स्लिप डिस्क स्पाइन में होता है, एब्रेशन का मतलब होता है छिल जाना, और स्पाइनल इंजरी ये नहीं हो सकता है, इसलिए इसका जो आंसर है वो हो जाएगा फर्स्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ स्ट्रेन। तो जब भी स्ट्रेन आएगा तो हमें इसमें बहुत ज्यादा नहीं सोचना है, स्ट्रेन जो है वो हमेशा टेंडन और मसल की बात करता है। तो यहाँ पर जिस ऑप्शन में आपको टेंडन और मसल मिलेगा वो आपको टिक कर देना है। स्ट्रेन इज ऑलवेज फॉर टेंडन एंड मसल एंड स्प्रेन इज ऑलवेज फॉर लिगामेंट। स्पोर्ट्स इंजरीज से आपको 3 से 4 क्वेश्चंस मिलने हैं, साथ ही इसमें जो फिजियोथेरेपी वाला पोर्शन है वहां से भी आपको 2 से 3 क्वेश्चंस मिल सकते हैं। ओवरऑल आपको स्पोर्ट्स इंजरीज से 4 से 5 क्वेश्चंस एग्जाम में मिलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंगल ऑफ थ्रोइंग सेक्टर इन शॉर्ट पुट। एथलेटिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको एथलेटिक्स में एक तो आपको डेकाथलॉन का पता होना चाहिए। डेकाथलॉन जो है पिछले 3 से 4 बार में हर पेपर में पूछा गया है। इसके बाद आपको हर्डल्स के बारे में उनके कुछ बेसिक डायमेंशंस पता होने चाहिए। इसके बाद आपको जो थ्रोइंग जितने भी इवेंट्स हैं, चाहे वो जैवलिन हो, डिस्कस हो, शॉटपुट हो, इनके जो एंगल्स हैं वो कितने होते हैं, साथ ही जो चीज़ यूज़ करते हैं, सब शॉटपुट यूज़ करते हैं, डिस्कस यूज़ करते हैं, जैवलिन यूज़ करते हैं, तो उनके डायमेंशंस, इतनी बेसिक चीजें आपको बहुत अच्छे से रटी होनी चाहिए। अगर यहाँ पर जो थ्रोइंग सेक्टर की बात करेंगे शॉर्टपुट की, वो होता है 34.92 डिग्री। अब यहाँ पर एक और बात आती है कि जो शॉर्टपुट का सर्कल होता है उसका डायमीटर है, रेडियस कितना होता है, रेडियस जो है 1.067 होता है, तो डायमीटर इसका डबल कर लेंगे। फिर यहाँ पर एक टेक ऑफ बोर्ड का भी यूज होता है। अब जो ये टेक ऑफ बोर्ड है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि टेक ऑफ बोर्ड जो है वो किस में यूज होता है, तो भाई ये शॉर्टपुट में यूज होता है
और इस टेक ऑफ बोर्ड की जो हाइट है वो 10 सेंटीमीटर होती है। इस तरह से कुछ कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो बनते हैं सबसे। और जब आप रिवाइज कर रहे हैं तो ये चीज देखते जाइए कि हाँ ये क्या होता है, ये क्या होता है। और कोई नई चीज पढ़ने या फिर बहुत नई चीज ढूंढने पर फोकस मत करिए, क्योंकि वो आपको और ज्यादा कंफ्यूज करेगी। फिर है हमारा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द टाइप्स ऑफ मसल एक्शन। तो मसल कॉन्ट्रेक्शन की बात करें, 3 तरह के आपके मसल कॉन्ट्रेक्शंस होते हैं, फिर मसल एक्शंस होते हैं। सबसे पहला है आपका आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक का मतलब है सेम लेंथ, यानी ऐसे मसल कॉन्ट्रेक्शन या फिर ऐसे मसल एक्शन जहां पर आपकी मसल फाइबर की लेंथ में कोई चेंज नहीं होता है, उन्हें कहते हैं आइसोमेट्रिक, जो कि स्टैटिक कॉन्ट्रेक्शन में भी आते हैं। दूसरा होगा आपका आइसोटोनिक। आइसोटोनिक में जो जब आपका वेट कांस्टेंट रहता है, जैसे बाइसेप्स कर्ल, तो वो आता है आइसोटोनिक में। और आइसोटोनिक में दो चीजें हैं। अगर आप इस तरह से बाइसेप्स कर्ल की बात करते हैं तो जब आप फ्लेक्शन करते हैं, यानी जब आपकी जो मसल है उसकी लेंथ शॉर्टेन होती है तो उसे बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक एक्शन। और जब इसकी लेंथ इंक्रीज होती है तो उसको बोलते हैं इसेंट्रिक एक्शन, जो कि आइसोटोनिक के पार्ट है। और तीसरा होता है आइसोकाइनेटिक, जिसमें स्पीड कांस्टेंट होती है, जिसमें ट्रेडमिल इसका एक एग्जाम्पल है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट इज अ टाइप ऑफ। तो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, अभी हमने बात की थी एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक मोटिवेशन की। रिवॉर्ड और पनिशमेंट एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होते हैं। मोटिवेशन के लिए हम पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरह की चीजें यूज करते हैं। निगेटिव चीजों में आपकी आती है डर, किसी को डराना धमकाना जो है वो आपके निगेटिव में आता है, बट वो भी एक मोटिवेशन के ही टाइप में होता है। बट आपको पढ़ना एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक है, यही एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो भी मोटिवेशन बाहरी होते हैं या फिर बाहर से मिल रहे हैं, वो सब के सब एक्सट्रिंसिक में ही आते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन। तो ग्लाइकोलिसिस होता है क्या? दिस इज एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस। एनारोबिक प्रोसेस है जो कि होता है साइटोप्लाज्म में। और ये क्वेश्चन आता है आपके सेल से। सेल ऑर्गेनिली का क्वेश्चन है, सेल के जो अंग होते हैं उनके बारे में। तो ये क्वेश्चन आता है कि जो सेल के ऑर्गेनलीज हैं उन्हें किस और नाम से जाना जाता है या फिर उनका फंक्शन क्या होता है। तो सेल ऑर्गेनलीज में सबसे पहले जो न्यूक्लियस है वो होता है ब्रेन ऑफ द सेल। जो न्यूक्लियस है उसमें ही डीएनए पाया जाता है। क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। लाइजोसोम को हम सुसाइड बैग के नाम से जानते हैं और राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। तो इस तरह जो इनके नाम हैं वो भी आपको याद रखने हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट द ऑप्शन विच इज नॉट, यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है, विच इज नॉट वन ऑफ द रोल ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट। अब क्योंकि पिछली बार साइकोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, इसलिए जितने भी आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे वहां साइकोलॉजी पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब इस बार उतने ज्यादा क्वेश्चंस होंगे नहीं कि ये हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन पिछली बार साइकोलॉजी के काफी टफ क्वेश्चंस थे। तो यहाँ पर जो चीजें हैं या फिर उनके स्टेटमेंट्स पढ़े, सबसे पहले लिखा है डील विद बिहेवियरल कंट्रोल ऑफ द एथलीट। तो ये स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट का काम होता है कि जो भी खिलाड़ी हैं उनके बिहेवियर को कंट्रोल करना या फिर उसके बारे में पता करना कि उनका वो पर्टिकुलर बिहेवियर किस वजह से हो रहा है। दूसरा है हेल्प इन मेंटल प्रिपरेशन ऑफ द कंपटीशन, ये भी उनका काम है ताकि खिलाड़ी को मानसिक तौर पर किसी भी कंपटीशन या प्रतियोगिता के लिए तैयार करना। हेल्प हिम रिटर्न आफ्टर इंजरी, किसी भी इंजरी के बाद कई बार जो खिलाड़ी हैं उनको डर लगने लगता है उसमें वापस उस चीज को परफॉर्म करने से, तो उनको फिर से उस चीज के लिए प्रिपेयर करना भी स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट का काम होता है। इस टू मैनिपुलेट एथलीट्स इन निगेटिव वे, उन्हें किसी नकारात्मक तरीके से उन्हें मैनिपुलेट करना, ये जो है काम नहीं होता है स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट का। तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो गलत है। अगर इसके आंसर देखें तो आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फोर्थ ओनली लिखा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप कहते हैं कि नेट जैसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्वेश्चन नेट जैसा कुछ है क्योंकि इनको यहाँ पर आपके ऑप्शन से ऑप्शन निकल के आए, तो आप ये कह सकते हैं। बट क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं और आप वहां पर जाके ये नहीं कह सकते कि नेट जैसा क्वेश्चन है तो हम टीजीटी में सॉल्व नहीं करेंगे। तो आपको इसके लिए भी प्रिपेयर रहना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर ब्लैंक, इंक्लूड जंपिंग स्ट्राइडिंग स्ट्रेचिंग। तो इनमें से कौन सी चीजें हैं? तो वार्मिंग अप में सब चीजें होती हैं, जंपिंग स्ट्राइडिंग स्ट्रेचिंग। तो आपका जो आंसर है वो ओनली फर्स्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन आता है आपका वार्मिंग अप से और कूलिंग डाउन से। तो जब आप ये क्वेश्चन पढ़ेंगे वार्मिंग अप और कूलिंग डाउन की, कूलिंग डाउन को लिम्बरिंग डाउन भी लिखा रहता है,
तो आपने पढ़ना है कि वो चीज़ जो है, अब जंपिंग जो है वो कूलिंग डाउन के लिए तो नहीं कर सकते हो, तो इसलिए कभी भी अगर आपको दोनों ऑप्शन मिलते हैं, तो आपको जितनी भी चीज़ें लिखी हैं उसको ढंग से पढ़नी है। जल्दी में कोई भी आंसर नहीं लगाना है क्योंकि वो बहुत क्लोज़ होते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टाइप ऑफ फ्रैक्चर इन विच वन फ्रेगमेंट ऑफ द बोन गोज इनटू अनदर इज कॉल्ड। तो फ्रैक्चर के टाइप्स आपने पढ़ रखे हैं, तो अगर एक हड्डी टूट के दूसरी हड्डी में घुस जाती है तो उस तरह के फ्रैक्चर को क्या कहते हैं? तो दैट इज नोन एज इम्पैक्टेड फ्रैक्चर, और ये क्वेश्चन भी 2018 में आया हुआ था। उसके बाद स्पाइरल फ्रैक्चर की बात करें तो अगर जो हड्डी है वो 360 डिग्री घूम जाती है तो उसे हम स्पाइरल फ्रैक्चर कहते हैं। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर में क्या होता है कि अगर हड्डी इस तरह से टूटती है तो उसे ट्रांसवर्स फ्रैक्चर बोलते हैं। हड्डी का डायग्राम जैसा भी है वैसा मान लीजिएगा। और ऑब्लिक फ्रैक्चर जो है वो इस तरह अगर टूटेगी तो उसे ऑब्लिक फ्रैक्चर कहते हैं। फिर एक और ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है और बहुत जगह कंफ्यूजन अभी भी चल रही है। किन्सोलॉजी एंड स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स आर रिलेटेड विद वन अनदर इन द फॉलोइंग मैनर। तो किन्सोलॉजी स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स दो टर्म है। किन्सोलॉजी क्या होता है? किन्सोलॉजी जो है वो दैट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन मोशन। सिर्फ इतनी सी चीज जो है वो किन्सोलॉजी में आती है। जब भी हम मानव गतिविधियों के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसे हम किन्सोलॉजी कहते हैं। और स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स में जब हम मानव की गतिविधियों पर जो है वो प्रिंसिपल्स लगाते हैं, जो भी हमारे फिजिक्स की प्रिंसिपल या मूवमेंट के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं, तो वो स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स में आता है। तो इसलिए, और जो किन्सोलॉजी है वो पुराना टर्म है, स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स बाद में आया है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स इज अ स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ किन्सोलॉजी। उसका जो आंसर है वो सेकेंड ही सही होगा। स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स जो है वो किन्सोलॉजी का ही एक स्पेशलाइज्ड एरिया है। किन्सोलॉजी के अंदर आता है बायोमैकेनिक्स। तो ये चीज आपको थोड़ी सी याद रखनी है अगर इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा गया तो। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीन बॉडी मास इज। ये भी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। और लीन बॉडी मास क्या होता है इस बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है। लीन बॉडी मास में बॉडी के फैट टिश्यू नहीं आते हैं, इसमें आती है बॉडी की मसल, बोन्स, लिगामेंट, टेंडन। ये सब जो है लीन बॉडी मास में आते हैं। यानी अगर किसी की ओवरऑल बॉडी वेट में उसका फैट माइनस कर देंगे तो उसकी लीन बॉडी मास निकल आएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द 4 फेजेस ऑफ थ्रोइंग द जैवलिन इन करेक्ट सीक्वेंस। तो जैवलिन को फेंकने में जो 4 फेजेस होते हैं उनको अरेंज करना है। आपके यूपी टीजीटी में भी एक क्वेश्चन आया था जो आया था शॉर्ट पट से। उसके बाद 2018 में जो क्वेश्चन आया था वो आया था ट्रिपल जंप से। यानी एथलेटिक्स में जो इवेंट्स होते हैं उन इवेंट्स के जो उनके फेजेस हैं या फिर उनको करने का जो करेक्ट सीक्वेंस है वो भी पूछा जा सकता है। इसलिए अगर आपको वो आपके नोट्स में है तो उसको भी ध्यान से पढ़ना है। तो यहाँ पर होता है क्या है, सबसे पहले होता है अप्रोच रन। उस अप्रोच रन, तो यहाँ पर हमें जो फर्स्ट चीज है वो अप्रोच रन है और ऑप्शन में हमें 3 पहला मिल रहा है तो हम इसको टिक कर सकते हैं। इसके बाद है फर्स्ट यानी 5 स्टेप रिदम, फिर है थ्रो और थ्रो के बाद है रिकवरी। रिकवरी यानी जो उनका पैर बाहर गया है वो उस लाइन को क्रॉस ना करे और उसे वो वापस से अंदर रख ले, दैट इज रिकवरी। तो ये चीजें जो है एक जैवलिन थ्रो करने के पूरे ही उसके दौरान जो फेजेस हैं उनको यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब जेवलिन जो है उसका वेट क्या है, मेल का कितना है, फीमेल का कितना है, उसकी लेंथ कितनी है, जैवलिन थ्रोइंग का जो सेक्टर एंगल है वो कितना होता है। ये सब जो चीजें हैं आपको इसके साथ में लिख लेनी है। अगर लिखी है तो पढ़ के जानी है, एथलेटिक्स से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। फिर हमारा आखिरी क्वेश्चन है, द एबिलिटी टू अचीव मैक्सिमम स्पीड फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन इज कॉल्ड। तो ये जो है एबिलिटी है, जो भी आपकी स्पीड में आता है, ये सारी एबिलिटीज आती हैं। तो आपकी स्टेशनरी पोजीशन से आपकी मैक्सिमम स्पीड को अचीव करने की एबिलिटी को हम बोलते हैं एसिलरेशन, जीरो से मैक्सिमम जाने की एबिलिटी को। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा एसिलरेशन एबिलिटी। और ये जो क्वेश्चन है आता है आपके स्पोर्ट्स ट्रेनिंग से। तो आपने जो चीज़ें पढ़नी है उनके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करके पढ़ने हैं। आप जो रिवाइज कर रहे हैं आपके जो नोट्स हैं उतनी ही चीज़ों को पढ़ें, बहुत इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप जितनी अलग अलग चीज़ें पढ़ेंगे आप उतना ज़्यादा कन्फ्यूज होंगे और एग्जाम से पहले कन्फ्यूज होना इज़ नॉट अ गुड साइन। सो आज के लिए इतना ही। आई होप चीज़ें आपके लिए यूजफुल हो। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।